हेलो दोस्तों, मैं संजय फॉर एग्जाम 24/7 के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग हिंदी का शुभारंभ कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। आपको हिंदी पढ़ाना शुरू करेंगे यहाँ से। हालांकि ये बैच हमने बहुत पहले लॉन्च कर दिया था। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2021 का जो बैच है उसको हमने 100% सिलेक्शन बैच के नाम से इसको हमने लॉन्च किया। इस बैच को हमने पहले ही स्टार्ट कर दिया। इस पर रीजनिंग की कुछ क्लासेस आपको मिल भी जाएंगी, जिसको राजेश पंचाल सर पढ़ा रहे हैं। हम लोग कुछ टेक्निकल कारण, कुछ और भी कारणों की वजह से हम लोग लेट हो गए, थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन ये वीडियोस अब आपको डेली मिलती रहेंगी। पर डे आपको ये वीडियोस हिंदी की और मैथ की भी मिल जाएंगी कल से। तो आज से आपको वीडियो ये हिंदी की मिल जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हिंदी के बारे में। इसमें हिंदी का जो सिलेबस है, इस पेपर में, इस पर्टिकुलर पेपर में हिंदी का जो सिलेबस है वो लगभग 37 नंबर का आपका आएगा। और इस हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले इसमें जो है हिंदी भाषा का विकास और उससे संबंधित हिंदी भाषा का इतिहास, ये भी है। लेकिन हम सबसे पहले व्याकरण को पढ़ लेते हैं, उसको हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। हिंदी भाषा का विकास और उससे संबंधित कवियों का और इन सब चीज़ों को, उसको हम बाद में पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम लोग व्याकरण को शुरू करेंगे। और व्याकरण में जो टॉपिक था आपका, वो था हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। और इन सब व्याकरण में पहुँचने से पहले भी हम आपको बता दें, हिंदी, यह आपका हिंदी शब्द है, जो आपका हिंदी शब्द है, ये आया कहाँ से है और हिंदी शब्द की क्या कहानी है, क्या किस्सा है इस हिंदी शब्द का। ठीक है, तो दोस्तों हिंदी का जो शब्द है फारसी भाषा से विकास हुआ है। और फारसी भाषा से विकास क्यों हुआ है, इसको आप प्रैक्टिकल रूप में हम आपको समझाते हैं। आपको बिल्कुल बड़े आसानी समझ में आ जाएगा। आपने देखा होगा सिंधु नदी है, जो कि भारत से होकर जाके पाकिस्तान से होकर बढ़ती है। जो पहले की भारत ही हुआ करता था, वो अखंड भारत, और आज ये पाकिस्तान में, भारत से आते हुए पाकिस्तान से होकर अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो ये जो सिंधु नदी है, इस सिंधु नदी के इधर आपका फारस देश है। यहाँ से जो लोग थे वो जब यहाँ हिंदुस्तान में आए, उत्तर भारत का जो क्षेत्र था, ये सिंधु नदी के किनारे का जो क्षेत्र था, यहाँ जितने लोग भी रहते थे, इन लोगों ने इस नदी के नाम से पुकारा। चूँकि फारसी जो लोग थे, ये लोग क्या करते थे, फारसी लोग जो थे वो आपके हिंदी, यानी कि इनका जो शब्द था, इन्होंने जो है वो सा को ये लोग हा बोलते थे, और इन लोगों ने जो है धा को दा बोला, और सा को जो है वो हा बोलते थे। अब हुआ क्या कि इस नदी के इधर जो लोग भी रहते थे, ये क्योंकि इसका नाम सिंधु नदी था, तो सिंधु नदी की वजह से इधर रहने वाले जो लोग थे, इनको जो है इन लोगों ने हिंदू कहा, इनके नाम पर, कि सिंधु नदी, सा को हा बोलते थे और धा को दा बोलते थे। इस वजह से सिंधु की जगह ये लोग इनको हिंदू बोलते थे, कि ये सिंधु नदी के पास रहने वाले हैं, ये लोग हिंदू हैं। क्योंकि इस भाषा में इसको ये बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, इस भाषा में इसका प्रोनाउंसिएशन ये होता है। अब ये जो लोग थे, इन लोगों द्वारा बोली गई भाषा को ही ये लोग हिंदी भाषा कहते थे। जो लोग यहाँ पूर्व क्षेत्र में रहते थे, इन लोगों द्वारा जो बोली गई भाषा थी उसको हिंदू कहा गया, हिंदी कहा गया, इस हिंदू लोगों द्वारा बोली गई भाषा को। अब क्या था कि जो उत्तर भारत के लोग थे, सिर्फ ये उनके लिए था, क्योंकि पूरे भारत और दक्षिण भारत के लोगों के लिए नहीं था वो, ये सिर्फ उत्तर भारत के लोगों के लिए इन्होंने बोला था। बाद में इसको अप्लाई कर लिया गया, देख लिया गया, वो बाद में आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपकी हिंदी भाषा की कहानी है कि हिंदी शब्द कहाँ से आया। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका कि हिंदी शब्द आया कहाँ से, तो हिंदी शब्द आपका जो है वो फारसी भाषा से आया है, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर अभी देख लिया है। तो अब हम लोग बात करेंगे हिंदी कहाँ से आई, किन भाषाओं से बनी, और इसकी मातृभाषा क्या है, और किस किस पड़ाव पे इसकी कौन कौन सी और भाषाएं हैं, जहाँ से टूटते फूटते इसका रूप बदलते बदलते आज ये हिंदी का रूप हो गया। आज के लिए आपके लिए हिंदी है। तो एक और क्वेश्चन आपका आता है हिंदी से, कि हिंदी को जो है, हिंदी की मातृजननी भाषा कौन सी है। तो हिंदी की जो मातृजननी भाषा है वो आपकी है संस्कृत। तो हिंदी की जो मातृजननी भाषा है वो आपकी संस्कृत है। मैं एक ही बात को बार बार इसलिए दोहराता हूँ कि आप लोग सुनते भी रहें, क्योंकि सुनते सुनते ही चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। बाकी क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, वो अलग है। बाकी आप लोग इसको बार बार सुनेंगे तो बार बार आपको इसको रिमेंबर होगा। जब तक मैं पढ़ाता रहूँगा तब तक चीज़ों को रिवाइज भी और रिपीट भी करते रहता हूँ बार बार। तो ये आपका हमने देखा, कहा कि हिंदी की मातृभाषा कौन सी है। हिंदी की जो मातृभाषा है, जो हिंदी का विकास जो हुआ है मूलतः वो कहाँ से हुआ है, तो वो आपका संस्कृत से हुआ है। ठीक है, और संस्कृत में भी क्वेश्चन आता है कि संस्कृत के कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं। तो दो तरह की संस्कृत में दो भागों में बांटा गया है। एक होती है आपकी वैदिक संस्कृत, एक आपकी होती है वैदिक संस्कृत, और एक आपकी होती है लौकिक संस्कृत। एक आपकी वैदिक संस्कृत होती है, एक आपकी लौकिक संस्कृत होती है। अब यहाँ से सीधा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, एक तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है हिंदी की मातृभाषा कौन सी है, तो वो संस्कृत है। अब संस्कृत के दो भाग होते हैं, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। अब क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि कुछ ग्रंथों के नाम दे दिए जाते हैं, कुछ पुराणों के नाम दे दिए जाते हैं कि ये कहाँ से, किस संस्कृत में इनको लिखा गया है। जैसा कि वैदिक संस्कृत जो है, इसमें वेद लिखेंगे, आपके चारों वेद जो है वो इसी में लिखे गए हैं। और लौकिक संस्कृत में आपका रामायण, महाभारत, जो भी इस तरह के ये भी लिखे गए हैं बाद में, ये सारे इसमें आपके लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। अब हम लोग देख लेंगे कि हिंदी
जो बनी है आज की जो आधुनिक हिंदी है, वो आधुनिक हिंदी किन किन भाषाओं से होकर आई है और किस तरह से इसका रूप चेंज होते होते आज ये आधुनिक हिंदी बन गई है। तो सबसे पहले जैसा कि हमने कहा, इसकी मातृभाषा और मूल भाषा जो है वो संस्कृत है। तो सबसे पहले आपकी जो आती है वो संस्कृत आती है, और संस्कृत दो भागों में बांटी गई है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि वैदिक और लौकिक में। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में किन में कौन से ग्रंथ लिखे हैं वो हमने बता दिए हैं। ये आपकी हो गई पहली। अब दूसरी जो इसके बाद जो भाषा आती है वो आपकी दूसरी भाषा जो आती है वो आती है पाली। पाली भाषा जब इसका रूप बदलता है तो वो बन जाती है पाली। जो अगली भाषा इससे रूप बोलचाल की भाषा में बदलते बदलते जब आती है तो पाली बन जाती है। और पाली में ही, जैसा कि आप जानते हैं, महात्मा बुद्ध जी जो थे, इनके जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे, जो भी बौद्ध ग्रंथ हैं, ये सारे बौद्ध ग्रंथ, ये सब कुछ जो है वो पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। अब आपकी आती है तीसरी भाषा। इसके बाद जब इसका रूप टूटते फूटते जब चेंज होता है तो ये बन जाता है प्राकृत। आपकी प्राकृत भाषा जो बनती है वो, प्राकृत भाषा में कौन से ग्रंथ है, इसमें जो है वो जैन से संबंधित है। जैन धर्म में जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं, जैन ग्रंथ लिखे गए हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो सारे इसमें लिखे गए हैं। अब इसमें इसके संस्थापक कौन थे, इसके तो महात्मा बुद्ध थे, आप लोग जानते ही हैं। और प्राकृत जो भाषा थी इसमें लिखे गए थे जैन ग्रंथ। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे, वो आपके थे महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर थे आपके जैन धर्म के, ये इसके संस्थापक थे। अब आपकी चौथी, इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद इसकी भाषा का रूप भी चेंज होगा, थोड़ा सा टूट फूट के, और भी जब बदलेगा तो अगला आपका बन जाएगा, वो आपका बनेगा चौथे नंबर पे आ जाएगा, वो चेंज होकर आपका आ जाएगा अपभ्रंश। तो ये अपभ्रंश जो है, इसके कई सारे रूप हैं, अपभ्रंश के कई सारे रूप हैं, और किस अपभ्रंश से हिंदी निकली है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अपभ्रंश जो बना आपका, वो भी आपका प्राकृत से चेंज होकर अपभ्रंश बना। अपभ्रंश में कई सारे अपभ्रंश हैं। सौरसेनी अपभ्रंश है, जिससे आपकी हिंदी निकली हुई है। हाँ, इसमें ब्रज है, और भी कई सारे, ब्रज नहीं है, सौरसेनी है, और भी कई सारे मगही है। इस तरह से बिहारी में आता है, बिहारी हिंदी, और ये सब इसी के अंदर आते हैं। आपको बताएंगे अभी आगे हम। अपभ्रंश आपको अलग से एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उसमें हम आपको इसको बता देंगे, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी वहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि इसमें हिंदी आई कहाँ से, संस्कृत, संस्कृत बाद पाली, उसका रूप बिगड़ते बिगड़ते प्राकृत बना, प्राकृत के बाद से अपभ्रंश रहा, अपभ्रंश में सौरसेनी अपभ्रंश होता है, सौरसेनी अपभ्रंश से निकल के आपकी हिंदी बनती है, जो आपकी आधुनिक हिंदी है, खड़ी बोली है, वो सौरसेनी अपभ्रंश से बनी हुई है। इसके बाद जब इसका रूप और बिगड़ता है तो ये बन जाता है अवहट, और भी टूटी फूटी भाषा जो इसकी आगे बढ़ती है तो वो अवहट बन जाती है। इसी अवहट को जो है पुरानी हिंदी भी बोला गया है। तो किसने बोला है, इस अवहट को पुरानी हिंदी बोला गया है आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी एक आपके हिंदी के कवि हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं, इनके द्वारा आपके अवहट को जो है वो पुरानी हिंदी बोला गया। अवहट को भी पुरानी हिंदी इनके द्वारा कहा गया। ये सीधा सीधा कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है एग्जाम में, किन्होंने अवहट को पुरानी हिंदी बोला था, या चंद्रधर शर्मा ने किस हिंदी के किस रूप को पुरानी हिंदी बोला था। तो ये आपके अवहट है, उसको बोला था। फिर आपकी आती है पुरानी हिंदी। तो पुरानी हिंदी के बाद फिर आपकी आती है नई हिंदी, आधुनिक हिंदी, जो आज के समय में आपकी हिंदी है, आधुनिक हिंदी, ये आपकी बन के आती है यहाँ पर। अब इस आधुनिक हिंदी में जो है खड़ी बोली होती है, जो कि हर जगह यूज़ होती है। खड़ी बोली है, खड़ी बोली किससे निकली है, तो यही खड़ी बोली आपकी जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश से आई है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मैं इसको दोहरा रहा हूँ इसीलिए कि जो सौरसेनी अपभ्रंश से पूछा जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है, पुरानी आपकी जो खड़ी बोली है वो किससे निकली है, तो आपकी सौरसेनी अपभ्रंश से बनी है या सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई है। तो ये हो गई आपकी हिंदी की कहानी। हिंदी का इतिहास तो नहीं कह सकते, लेकिन हिंदी भाषा का शब्द कहाँ से आया और हिंदी किन किन बोलियों से गुजरते हुए आके आपकी हिंदी बनी है, और हिंदी किस अपभ्रंश से बनी। हालांकि अपभ्रंश आपको हम बाद में पढ़ाएंगे, उसमें आपको हिंदी देखने को मिल जाएगी। इसके बारे में और भी बताया जाएगा, कौन कौन से अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषाएं निकली हैं, बिहारी कहाँ से आई है, मगही कहाँ से आई है, ब्रज भाषा कहाँ से निकली है, सारी चीज़ें आपको हम उसमें बताएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे वर्ण और वर्णमाला। जैसे कि हम लोग हिंदी व्याकरण के मौलिक ज्ञान की बात कर रहे थे, उसमें मौलिक ज्ञान को हम लोग को यहाँ पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग को व्याकरण पढ़ना होगा। हमें जानना हो कि वर्ण और वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला के बारे में लोग जानते होंगे, क ख ग ये सब होता है, लेकिन इसमें और भी बहुत चीज़ें होती हैं। वर्ण और आपका वर्णमाला और ये सारी चीज़ें आपको बहुत वैज्ञानिक तरीके से पता होनी चाहिए कि आपकी जो भाषा है उसके शब्द हैं वो कहाँ से बोले जाते हैं। हिंदी भाषा के जो कई सारे शब्द हैं जो जीवा से बोले जाते हैं, कवर्ग होता है, पवर्ग होता है, सघोष होता है, अघोष होता है, सारी चीज़ें क्या होती हैं वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्ण क्या होता है। वर्ण और वर्णमाला के बारे में सबसे पहले तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि वर्ण होता क्या है। सबसे छोटी इकाई होगी, वैसे ये कहेंगे यहाँ पे भाषा की सबसे छोटी इकाई या हिंदी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होगी, भाषा की, हिंदी भाषा की, आपके भाषा की सबसे
छोटी इकाई जो होगी उसी को यहाँ पे हम लोग वर्ण कहेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होगी वो यहाँ पर वर्ण कहलाती है। इसमें दो सवाल आते हैं इससे संबंधित कि वर्ण जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ये दो तरह से पूछे जाते हैं, लिखित और मौखिक। तो जो आपकी लिखित इकाई होती है, लिखित में जो इकाई होती है उसे क्या कहते हैं, और आपकी मौखिक में जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है उसको क्या बोला जाता है। तो लिखित में आपको जो है, अगर आप देखेंगे तो लिखित में आपका ये जो होता है इसे जो है वर्ण कहा जाता है, यही आपका है वर्ण। और मौखिक में इसे ध्वनि कहते हैं, यानी कि जो बोलते हैं जो सबसे छोटी इकाई जो ध्वनि होती है उसको हम लोग यहाँ पे मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं, सबसे छोटी इकाई को। और जो वर्णमाला के लिखित में सबसे छोटी, वर्ड की सबसे लिखित में सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम लोग वर्ण कहते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपका सीधे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन भी आपको याद होना चाहिए, बहुत छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये आपको याद होनी चाहिए। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी इकाई है वर्ण है आपकी, तो ये लिखित रूप में है। और मौखिक में अगर देखें तो उससे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि आपकी जो है वो मौखिक रूप में सबसे छोटी इकाई जो है वो होती है भाषा की। तो ये आपका वर्ण के बारे में रहा कि वर्ण आपका जो है वो, अच्छा वर्ण आपका जो होता है, वर्ण में अक्षर, पद, पदबंध, आपका वाक्य, उपवाक्य, ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं, किसके बाद क्या आता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। वर्णमाला पे हम लोग इसके बाद चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वर्ण की। जैसा कि हम लोगों ने वर्ण के बारे में जाना, सबसे छोटी इकाई है क्या, तो वर्ण होते क्या है। अगर हम वर्ण की बेसिक यहाँ बात करें, अगर हम सामान्य तौर पर बात करें कि वर्ण क्या होता है, तो वर्ण आपका जो होता है वो आपका कोई भी अक्षर जो लिखा हुआ है, आ, क, ग, का नहीं, क, ख, ना कि का और खा। जैसा कि यहाँ पे देखेंगे कि आ जो होता है ये तो आपका एक वर्ड है, क्योंकि भाई आपको बता रहे हैं क्यों है। अगर मान लीजिए का हो गया, आपका बड़ा आ हो गया या चा हो गया। अब आप इसमें बताइए कि वर्ड है या अक्षर कौन कौन से, वर्ड कौन कौन से हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये तो स्वर हैं, क्योंकि ये खुद बोले जाते हैं। इनको अगर इसमें अगर हम इस तरह लिख देते हैं तो ये आपका वर्ण नहीं हो गया, ये आपका अक्षर हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो है का में हलंत लगा हुआ है और आ यहाँ पे ऑलरेडी है, पहले से यहाँ पे आ है, तभी ये का पूरा लिखा जाएगा। नहीं तो इस का को अगर हम वर्ण के रूप में लिखेंगे, सिंगल लिखेंगे, तो ये आपका हलंत के साथ आएगा। ऐसे ही चा के साथ है, जब इसमें हलंत लगाएंगे तब ये वर्ण होगा। हलंत नहीं लगाया है, इसके अंदर जो है आ आपका छिपा हुआ है। इस चीज़ को आपको बहुत बेसिक तरीके से और बहुत अच्छे से सीखना है, जानना है, क्योंकि इसी के बल पर आपकी पूरी संधि होती है। इसी के बल पर और सारे व्याकरण के कई सारे आपके जो है टॉपिक हैं कि अगर आप इसको अच्छे से जानते रहेंगे, वर्ण के बारे में अच्छे से जानेंगे, तो आप आसानी से उसको संधि विच्छेद कर लेंगे, वर्णों को अलग करके जान लेंगे। एक दो वर्ण मिलकर अलग वर्ण बनता है, वो कैसे बनता है वो सब आप आसानी से यहाँ पर कर लेंगे। ऐसे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी ये सब करने में। तो ये तो रहा आपका वर्ण। अब हम लोग वर्ण के बाद अगर देख लेते हैं तो ये यहाँ पे आपका हलंत लग जाएगा, ये आपका अब ये वर्ण बना नहीं थी, अक्षर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं हम लोग कि इसके बाद जो होता है आपका अक्षर बनता है। तो अक्षर किससे बनता है, और इसमें ये भी कह सकते हैं, इसको अगर हम लोग कहना चाहें कि वर्ण होता क्या है, तो वर्ण जो होता है जो जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको जो है जिसको तोड़ा ना जा सके, अलग ना किया जा सके, अलग ना किया जा सके, मतलब ये सबसे छोटी इकाई है, इसके बाद हम इसको अलग नहीं कर सकते, जैसा कि हमने यहाँ पे वर्ण को पढ़ा था। अब आपका आता है अक्षर। अक्षर आपका, अब आपको यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा कि वर्ण ये था अक्षर। तो जैसे मान लीजिए अक्षर में आपका का हो गया, तो का के अंदर ऑलरेडी एक वर्ण का है और एक वर्ण आ है, अब ये आपका बनता है अक्षर। अब ये आपका का जो है ये आपका यहाँ पर अक्षर बन जाता है, नहीं तो अभी तक ये वर्ण था जब तक इसमें हलंत लगा हुआ था। फिर जैसे इसी के साथ साथ आपको देख लीजिए चा हो गया, तो चा में अगर मैं यहाँ हलंत लगा, अगर इसको अक्षर बनाना है तो इसके अंदर भी चा प्लस अ होगा, तब ये चा बनेगा, नहीं तो ये भी। अब तो इसको इसी डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं कि ये वर्णों से मिलकर बनता है, वर्णों से मिलकर आपके अक्षर जो है वो बनते हैं। अक्षर के बाद आपका आता है शब्द या पद। अक्षर के बाद अगर हम देखेंगे, अक्षर के बाद आता है आपका शब्द या पद। जैसा कि हमने देखा वर्णों से मिलकर अक्षर बना, तो इसी तरह से आपका जो है कई सारे अक्षरों को मिलकर, कई सारे अक्षरों से मिलने से आपका शब्द और या फिर पद बनता है। तो इसमें जो है कई सारे अक्षर व स्वर, क्योंकि स्वर भी इसमें होते हैं, स्वर जो कि स्वतंत्र होते हैं, अक्षर नहीं कह सकते उनको, लेकिन वो भी इसमें मिले हुए। तो स्वर या अक्षर के मिलने से आपका जो है वो पद बनता है या फिर शब्द बनता है। तो इस पद या शब्द को अगर हम देखें तो इसकी एक सार्थक ध्वनि होती है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे।
अगर हमने मान लीजिए लिख दिया कमल, हमने लिखा है यहाँ पे कमल, तो इस कमल में जो है आप देखेंगे इसमें क प्लस आ है, म प्लस आ है और ल प्लस आ है, तब जाके ये कमल बना है। और इस कमल का एक अर्थ भी है, एक सार्थक अर्थ है कि ये एक तरह का फूल है, एक फूल है जिसको कमल कहते हैं। तो जो भी अक्षर होंगे, जो भी आपके शब्द होंगे, जो भी आपके पद होंगे, उनका एक सार्थक अर्थ भी होगा, एक अर्थ भी इसका निकलता है शब्दों का। इसके बाद आपका इसके बाद क्या बनता है, कई सारे पदों के बनने से आपके पदबंध बनते हैं, जैसा कि इसके नाम से भी आपको देखने में साफ साफ समझ में आ रहा होगा। पदबंध कहाँ से बनते हैं, तो आपके कई सारे पदों के मिलने से पदबंध बनता है। तो ये आपके पदों के मिलने से बनता है पदबंध, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और इसका कोई एक सार्थक अर्थ नहीं होता, एक तरह से ये अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि पदबंध जो होता है ये, मान लीजिए इसमें कई सारे पद है, इसमें कमल खिलता लिख दिया, कमल खिला लिख दिए, तो ये सारे पदबंध हो गए। यहाँ पर हम चलिए छोटा सा लिख देते हैं कि आपका यहाँ पे इसके बाद आता है उपवाक। आपका उपवाक क्या आता है, उपवाक जो है वो कई सारे पदबंध से मिलकर बनता है। जो भी ये पदबंध होते हैं, इन पदबंधों से मिलकर उपवाक बनता है। और इन सब चीज़ों को हम आपको आगे पढ़ाएंगे। यहाँ पर हम सिर्फ दिखा रहे हैं कि आपको सिर्फ बता रहे हैं कि ये वाक्य और ये सारी चीज़ें बनते हैं, इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता, ये दोनों का कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद एक चीज़ बची है, वो आपका वाक्य बचा है। वाक्य जो है इसके बाद आता है, उपवाक के बाद आपका वाक्य आता है। तो आपका जो वाक्य होता है वो वाक्य आपका कई सारे उपवाक्यों से मिलकर बना होता है। तो वाक्य आपका उपवाक्य से मिलकर बनता है, कई सारे उपवाक्य से मिलकर बनता है, जिसका एक सार्थक अर्थ होता है। इसे लिखा है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। तो ये एक पूरा वाक्य है, इसका एक अर्थ है जिसमें समझ में भी आ रहा है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो रामनाथ कोविंद हैं। तो इस वाक्य में कई सारे उपवाक, कई सारे वाक्य और कई सारे अक्षर, वर्ण और शब्द, ये सब कुछ मिले हुए हैं। तो ये कहानी रही आपकी वर्ण की। वर्ण के बाद अक्षर, शब्द, वाक्य कैसे आपके बनते हैं, अक्षर से वर्ण से लेकर आपका एक वाक्य, एक सेंटेंस कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर साफ साफ हो गई। इसको आपको याद भी कर लेना है। इससे संबंधित सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि पद किससे बनता है, शब्द किससे बनता है, अक्षर किससे बनते हैं। और वर्ण और अक्षर में अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि इसमें जो है वर्ण स्वतंत्र होते हैं, जिनको कोई तोड़ा है, इनकी स्वतंत्र इकाई के रूप में होते हैं, इसको अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन वर्णों से मिलकर ही अक्षर बनते हैं। तो केवल क लिखा होता है तो लोगों को ये भी दिखता है कि शायद ये वर्ण ही हो, तो ये कन्फ्यूजन होता है। इसको आप ध्यान से पढ़ लें और देख लें एक बार। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे आपकी वर्णमाला। इसके बाद हम लोग वर्णमाला के बारे में देखेंगे कि वर्णमाला आपकी क्या होती है, वर्णमाला के क्या नियम है और कैसे इसको लिखा जाता है और कितने अक्षर होते हैं वर्णमाला में, ये सारी चीज़ें। तो अब हम लोग यहाँ पर वर्णमाला पढ़ेंगे। तो वर्णमाला पढ़ने से पहले आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि वर्ण जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। वर्ण आपके दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। उन स्वर और व्यंजनों से मिलकर ही आपकी वर्णमाला बनती है, क्योंकि जैसे आपके मोतियों की माला बनती है, मोतियों के मिलने से, तो वर्णों के मिलने से आपकी वर्णमाला बनती है, सीधी सी बात है। तो वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन, उन दोनों को मिलने पर वर्णमाला आपकी बनती है। तो वर्ण आपके कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। और इन्हीं दोनों के मिलने से, इन दोनों के मिलने से आपकी क्या बनती है, वर्णमाला। और इसको समझने से पहले वर्णमाला आपकी जो बनती है, मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे कमल, ठीक है, कमल को ही लेके चलते हैं हम। तो कमल लिख दिया, तो ये भी वर्ण और स्वरों के मिलने से ही बना। यहाँ पर भी क्या के साथ आ लगा हुआ है, माँ के साथ आ लगा है, ला के साथ आ लगा हुआ है, तो ये भी तो वर्ण और स्वरों से मिलने से बना, लेकिन ये वर्णमाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो व्यवस्थित क्रम नहीं है। स्वर और व्यंजनों का एक व्यवस्थित क्रम है, एक सीक्वेंस दिया गया है। उस सीक्वेंस में जब हम उसको लिखते हैं तब उसको वर्णमाला बोलते हैं। नहीं तो ऐसे ये क्या बन गया, एक आपका शब्द बन गया, एक आपका पद बन गया। तो ये जो होता है, अगर व्यवस्थित क्रम होता है तो उसे जो है हम लोग वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला क्या होती है, ये वर्णों का व्यवस्थित क्रम। ये भी आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया था एग्जाम में। वर्णों का व्यवस्थित क्रम जो होता है, इसी को हम लोग वर्णमाला कहते हैं, जिसमें स्वर और व्यंजन दो तरह के होते हैं। स्वरों का एक नियम है, उसके अनुसार ये लिखे जाते हैं, व्यंजन का भी एक नियम है, उसके अनुसार ये लिखे जाते हैं। और यहाँ पर जो है एक सार्थक अर्थ निकलता है। जब हम इस तरह से लिखते हैं, आप व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं, तो इसका एक सार्थक अर्थ भी निकलता है, जैसा कि यहाँ देख लें। लेकिन इसमें जो है व्यवस्थित क्रम में सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। अगर हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया क, ख, ग, घ, अंग, तो क्या इसका कोई व्यवस्थित क्रम है? इसका कोई व्यवस्थित क्रम
एक व्यवस्थित क्रम है, लेकिन क्या इसका कोई अर्थ निकलता है? इसका कोई अर्थ निकलता नहीं है, इसका कोई शब्द नहीं बनता, इससे कोई वाक्य नहीं बनता है। और हम लोग बात कर रहे थे किसकी? सबसे पहले हम लोग देख रहे थे वर्णमाला। अब हमने जान लिया कि व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम होता है उसको वर्णमाला कहा जाता है। अगर ऐसे हम वर्ड लिख देते हैं उसको भी वर्णमाला हम नहीं कह सकते। वर्णों का जो व्यवस्थित क्रम होता है उसी को वर्णमाला कहा जाता है। आप लोगों को हम लिखते लिखते बार बार एक ही चीज़ को इसलिए बोलते रहते हैं, आप लोग सुनते रहेंगे। जब तक हम इसको लिख रहे हैं तब तक वो सारी चीज़ें आप लोग सुनेंगे और आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी। धीरे धीरे आपको याद भी होता जाएगा। सुनते सुनते क्लास के साथ साथ ही चीज़ें आपको याद भी होती रहेंगी। तो अब हमने देखा वर्णमाला। वर्णमाला में हम बात करते हैं, वर्णमाला आपकी जो है इसके 4 भाग होते हैं। आपकी वर्णमाला के भी 4 भाग होते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे तो वर्णमाला के आपके 4 भाग होते हैं। और इन 4 भागों में सबसे पहले आपका आता है स्वर, इसके बारे में आप भी जानते होंगे। फिर आता है व्यंजन, ये भी सबको पता है। फिर आपका आता है विसर्ग, ये भी लोगों को पता है। कुछ लोग नए होंगे जो नए तैयारी कर, शायद कुछ लोगों को ना पता। उसके बाद आपका आता है अनुस्वार, अनुस्वार आता है। तो ये 4 होते हैं। इन चारों को मिलाकर आपकी वर्णमाला बनती है, जिसमें जो है स्वर व्यंजन, ऐसे तो बोल दिया था स्वर और व्यंजन, लेकिन जब इसको हम व्याकरण के रूप में पढ़ते हैं, व्याकरण के रूप में पढ़ना शुरू करते हैं, तो ये इसमें 4 भाग होते हैं। चारों चीज़ों से मिलकर आपका बनता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे स्वर की। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्वर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्वर की हम लोग बात कर लेते हैं कि स्वर जो होता है ये आपकी एक स्वतंत्र इकाई होती है। स्वर आपकी क्या होती है? एक स्वतंत्र इकाई होती है। स्वर आप देखेंगे ये जो है स्वतंत्र इकाई होती है। इसको बोलने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। स्वतंत्र इकाई का मतलब है इसको बोलने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने लिखा आ को आप बोल सकते हैं, इसके लिए किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। बड़ा आ या फिर आ लिखा तो भी इसको बोल सकते हैं, ई लिखा तो भी बोल सकते हैं, ई लिखते हैं तब भी हमको इसको बोलने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि व्यंजन में ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ स्वर की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि व्यंजन की हम बात कर रहे हैं। और अगर स्वरों की संख्या की बात करें, स्वरों की जो संख्या होती है, आपके स्वरों की जो संख्या है वो अगर स्वरों की संख्या की बात करें तो स्वरों की जो संख्या होती है, ऐसे आपके स्वरों की संख्या जो है वो 11 होती है। 11 स्वर आपके होते हैं। और इसको अगर हम वैज्ञानिक तरीके से देखें, इसको अगर हम लोग देखें इस तरीके से कि इसमें मुंह के आधार पर और बोलने के आधार पर भी इसको पहचाना जा सकता है कि जिन स्वरों के बोलने में, जिन वर्णों के बोलने में, इसकी एक और डेफिनेशन होती है वर्ण की, जिसको बोला जाता है कि जिन वर्णों के बोलने में मुंह से निकलने वाली हवा, निकलने वाली जो वायु है, बिना किसी रुकावट के बाहर आ जाए, बिना किसी रुकावट के बाहर आती है। तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग यहाँ पर आपका स्वर कहते हैं। तो थोड़ा सा हैंड राइटिंग मेरी सही नहीं है, तो ये सब आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि हैंड राइटिंग थोड़ी सही नहीं है। तो बहुत, अगर किसी अक्षर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बाद में हम आपको करेक्ट कर देंगे। वैसे आपको साफ साफ समझ में आएगा। बस हैंड राइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेरे साथ, तो कोशिश करता हूँ मैं उसको और सुधारने की, शायद और भी सुधर जाए। आप लोगों के साथ काम करते आप लोगों के साथ आप लोगों को बताते पढ़ाते हो सकता है कि चीज़ें और भी सुधर जाएँ। अब तो हमने बात कर ली कि स्वर क्या होता है। एक स्वतंत्र इकाई होती है जिसमें आ, ई, इस तरह से इसको हम बिना किसी और का सहारा लिए हम इसको बोल सकते हैं। संख्या इसकी कितनी होती है? 11 होती है। और इसकी एक डेफिनेशन भी होती है कि जिन वर्णों को बोलने में मुँह से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर आ जाती है, आती है, उसको जो हम लोग स्वर कहते हैं। इन वर्णों के बोलने में उसको हम लोग स्वर कहते हैं, क्योंकि वर्ण जो है वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। जिसकी वर्णमाला में वर्ण आपके 2 प्रकार के होते हैं, इसमें वर्णमाला के अंदर जो है 4 तरह के वर्ण होते हैं। तो ये हमने देखा स्वर के डेफिनेशन और स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती हैं। अब इसके भेद के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि स्वर के जो है कितने भेद आपके होते हैं। स्वर के आपके 3 भेद होते हैं, पहला आपका, दूसरा और तीसरा। पहला आपका जो होता है वो होता है आपका लघु स्वर, या इसको एक नाम से और जाना जाता है मूल स्वर। ये आपका जो मूल स्वर होता है वो लघु या मूल स्वर, या इसको एक और नाम से जानते हैं लघु स्वर, मूल स्वर, और आपका जो है ह्रस्व स्वर बोला जाता है। ह्रस्व स्वर आपका, ये भी इसी को बोला जाता है। अब आपका दूसरा जो आता है वो आता है दीर्घ स्वर। दूसरा आपका हो जाता है दीर्घ स्वर। और थर्ड आपका जिसमें आता है वो आता है आपका प्लुत स्वर।
इसका कुछ लोगों ने शायद नाम ना सुना हो, जो लोग पहले भी तैयारी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, वो जानते होंगे। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो इनका नाम भी नहीं सुनेंगे प्लुत स्वर आपका क्या होता है। अगर आपने पहले पढ़ाई करी है ठीक से तो शायद आप जानते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ तैयारी करने वाले बच्चे ही जानते हैं। अच्छा, तो ये हो गया आपका स्वरों का प्रकार। अब अगर हम इसकी संख्या के बारे में जानें तो जो आपके 11 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो 11 में आपके जो ये वाले होते हैं लघु और मूल स्वर, ये आपके 4 होते हैं। और दीर्घ में आपके 2 तरह के होते हैं। दीर्घ में भी आपके 2 तरह के स्वर होते हैं, जिसमें जो है एक तो मूल दीर्घ होते हैं और दूसरा आपका जो है वो संयुक्त स्वर भी होते हैं इसमें। तो इन दोनों की संख्या जो होती है वो मिलाकर अगर आप देखेंगे, इन दोनों की संख्या को मिलाकर आप देखेंगे 7 होता है। लेकिन आपको जो मूल दीर्घ होते हैं ये आपके 3 होते हैं और संयुक्त स्वर जो होते हैं वो 4 होते हैं। ये 3 होता है आपका, ये आपका 4 होता है। इन दोनों को मिलाकर 7 हो जाते हैं और यहाँ पर 7 और 4 मिलाकर आपके 11 स्वर आपके यहाँ पे पूरे हो गए, 11 स्वर आपके हो गए। अब आपका एक आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर होता है जैसे कि हम लोग जैसे ओम की आपकी देखे होंगे, ओम में जो साइन लगता है इस तरह से बनाया जाता है, वो ओम जब लिखते हैं ना, जैसे हमने लिखा ओम, तो ओम लिखते समय हम ये बना के ऐसे लिखते हैं। तो ये जो बना हुआ है ना, इसको हम लोग ओम बोलते हैं करके, बहुत ज़्यादा 3 बार बोलते हैं, तिगुना इसमें लगती है। इसको हम आपको आगे बताने वाले हैं अभी। तो इसी को हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसमें लघु स्वर को पढ़ेंगे, फिर दीर्घ स्वर को, फिर आपके प्लुत स्वर को पढ़ेंगे। थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से इसको हम पूरे को मिटा लेते हैं। तो वर्ण में हम लोग स्वर पढ़ रहे थे। स्वर में हमने बताया कि आपके 3 इसके भेद होते हैं। 3 भेदों में जो है आपके मूल स्वर जो होते हैं, जो आपके ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, या फिर आपका जो बोला जाता है ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, और आपका होता है उसको लघु स्वर बोलते हैं। तो इनको मिलाकर आपके जो है वो 4 होते हैं। दीर्घ में आपके 2 होते हैं, 3 आपके जो होते हैं वो मूल होते हैं, 4 आपके संयुक्त स्वर होते हैं और आपका फिर आ जाता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर की गिनती इसमें नहीं होती, ऐसे 11 स्वर आपके हो जाते हैं। अब हम लोग स्वर के भेद में पढ़े। सबसे पहला हम लोगों का क्या था, वो था आपका मूल स्वर। मूल स्वर, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, मूल स्वर को हम लोग लघु स्वर बोलते हैं। आपके मूल स्वर को ही हम लोग लघु स्वर बोलते हैं, क्योंकि ये मूल होते हैं, इन्हीं से और सारे स्वर जो है वो बनते हैं, इसलिए इसको मूल स्वर या लघु स्वर बोला जाता है। और इसको एक चीज़ और बोली जाती है, ह्रस्व मतलब होता है छोटा, तो ह्रस्व स्वर भी ये वाले को बोला जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, हमने आप लोगों को बताया थोड़ी देर पहले, इसकी संख्या जो है वो 4 होती है। 4 कौन कौन से होते हैं, तो इन चारों में जो बहुत ही बेसिक है वो सबको पता होगा, वो होते हैं आपका, क्योंकि ऐसे तो बड़ा बन जाता है, अ होता है, फिर ई होता है, फिर आपका उ होता है, फिर आपका एक और स्वर होता है जो कि री होता है। तो ये 4 आपके जो होते हैं, ये 4 आपके लघु स्वर होते हैं। इन्हीं से सारे स्वर बनते हैं। जितने भी स्वर आपके बनेंगे, मूल स्वर इनका नाम ही है, तो इससे आपके सारे स्वर इसी से घूम फिर कर आपके बनेंगे। आगे जैसे बनेंगे आपको यहाँ पे बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। तो ये हो गया आपका मूल स्वर। और इसको, हाँ, इसको प्रोनाउंसिएशन करने में, इसको बोलने में जो है जैसे 1 मात्रा का समय लगता है। जैसे हम लोग इसको जब आगे पढ़ेंगे, अभी तो आप लोग यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे जब आप इसको पढ़ेंगे, यहाँ पर आपका जो छंद आएगा, छंद में आपके मात्राओं के आधार पर गिना जाता है कि कौन सा छंद है। तो इसको जो बोलने में है वो 1 मात्रा का समय लगता है। अगर हम इसमें मात्रा के समय की बात करें तो कितना समय लगता है इसको बोलने में, 1 मात्रा का समय लगता है। ठीक है। अब आपका आ जाता है दीर्घ स्वर। इसके बाद दूसरा आपका आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं, दीर्घ स्वर में आपका जो है 3 आते हैं, बड़ा, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ। जैसे कि इसमें आ, ऊ और ई, आ, ई और ऊ। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, आ, ई और ऊ, जिसको हम लोग बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ भी बोलते हैं। तो ये आ जाते हैं आपके इसमें। और दीर्घ स्वर में 3 ये आते हैं, 4 आपके और आते हैं जो दीर्घ स्वर में ही आते हैं, जो संयुक्त स्वर हैं, लेकिन 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं, इसलिए इसको जो है संयुक्त स्वर बोला जाता है। ये आपके यहाँ पे हो गए। तो इसमें जो है ये वाले आपके कौन से हैं, ये वाले आपके मूल दीर्घ हैं, ये वाले आपके मूल दीर्घ हैं। इसके बाद जो दूसरा आपका इसमें एक और भाग होता है, उसको हम लोग जैसे बोलते हैं, आपका हो गया ए, आए, और उसके बाद फिर ओ, औ। ये आपके जो 4 हैं, ये आपके इन्हीं से मिलकर बनते हैं, इसलिए इनको जो है संयुक्त स्वर बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, संयुक्त स्वर बोला जाता है। अब इनको हम मिला के यहाँ पर देखेंगे तो 4 ये हो गए, 3 ये हो गए, इनको मिलाकर यहाँ पे आपके 7 हो गए, 4 यहाँ पे हो गए। आपके
स्वरों के 11 यहाँ पर आपके पूरे हो जाते हैं, ये आपके 11 इसमें आते हैं। और इनको जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इनको जब हम बोलते हैं तो इसको बोलने में आपको 2 मात्रा का समय लगता है। इसको बोलने में कितना समय लगता है? इसको बोलने में आपका 2 मात्रा का समय जो है वो लगता है। अब जो तीसरा आपका है वो कौन सा है? तीसरा आपका होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो कि बहुत कम लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। प्लुत स्वर के बारे में हम ये नहीं कहते किसी ने सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोगों ने जो कि तैयारी कर रहे हैं वो लोग जानते हैं। सुना और भी लोगों ने, ध्यान किसी को नहीं होगा शायद इसके बारे में, ज़्यादा लोगों को ध्यान नहीं होगा। और इसका जो है अधिकांशतः आप देखेंगे इसका इस्तेमाल, इसका जो यूज़ किया जाता है, इसका जो प्रयोग करते हैं वो हम लोग किसी चीज़ को देर तक बुलाने के लिए, दूर की चीज़ों को बुलाने के लिए करते हैं। जैसा कि हम लोग ओम बोलते हैं जब, तो उसमें काफ़ी समय लगता है कि आपके अंदर से आता नहीं ओम, तो ये आपका ओम का जो शब्द है, ये जब हम इसे बोलेंगे तभी इसमें लगता है काफ़ी समय। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर, क्योंकि इसको खींच के बोला जाता है। तो इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग सबसे ज़्यादा हम यहाँ पर सेंटेंस में लिख रहे हैं, बाकी चीज़ें आप लिख सकते हैं। इसका प्रयोग जो होता है, प्रयोग आपका इसका प्रयोग आपका दूर से बुलाने में किया जाता है। प्रयोग जो होता है वो दूर से बुलाने में किया जाता है, या फिर काफ़ी देर तक किसी एक ही शब्द को उठा कर ऊँचा बोलते हैं तो दूर से बुलाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, दूर से बुलाने में होता है। और जैसा कि हम लोग इसके और इसमें गिनती नहीं आती है। अगर आप लोग देखेंगे गिनती में ये नहीं आता है, ये गिना नहीं आता है। यहाँ पे केवल 7 4 11 ही होते हैं। लेकिन जब जैसे हम, चलिए ठीक है, आपको दिखाते हैं इसमें होता क्या है। मान लीजिए जैसे आपने बोला, आप बोलते हैं राम, ठीक है, प्लुत का हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, आपने बोला कि राम। तो इस राम को बोलने में केवल ऐसा नहीं कि हम लोग बोल देते हैं राम, राम नहीं होता, राम बोला जाता है। तो इसको बोलने के लिए आपको जो है रा होता है, ऐसे ऐसे लगता है, उसके बाद फिर माँ आता है। अब ये आपका राम बोला गया। तो इसमें 2 बार आपका बोला गया, इसलिए जो है राम हो गया आपका। इसमें जो है 2 मात्रा का समय लगता है। अब उसके बाद हो गया ओम। तो ओम यहाँ पे ई नहीं होता, बहुत लोग इसको ई समझ लेते हैं। यहाँ पर ऐसे लगा रहता है, यहाँ लिखा रहता है ओम। तो इसको पढ़ते क्या है? इसको पढ़ते हैं ओम। इसको अगर हम, इधर हो गया, उल्टा हो गया, कोई बात नहीं। इस ओम को हम लोग इस तरह से पढ़ते हैं। इसमें भी 2 मात्रा का समय लगता है। अरे 2 मैं बोल रहा हूँ, काफ़ी देर से आप लोगों को 2 बोले जाता हूँ। अरे इसमें 3 मात्रा का लगता है। 2 मात्रा को आपको दीर्घ में लगता है, 2 मात्रा बोलने के लिए आपका दीर्घ में लगता है, 3 मात्रा का बोलने के लिए आपका इसमें लगता है। 3 मात्रा का हम लोग जब बोलेंगे तो इसमें 3 मात्रा लगती है, ठीक है। तो ये रहा आपका, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक देखा कि आपका मूल स्वर, स्वरों को जो है वो मूल 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन ऐसे दिखने में आपको 5 दिख जाएंगे। यहाँ पर मूल स्वर आपके जो होते हैं, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर और लघु स्वर। आपका पहला प्रकार है जिसमें 4 होते हैं, आ ई उ री, इसमें 1 मात्रा का समय लगता है। दूसरा होता है आपका मूल दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में 2 होते हैं, जिसके संख्या 3 होती है, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ या आ ई उ, इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। संयुक्त स्वर आपका है ए ऐ ओ औ, इसमें 4 होते हैं। इनको मिलाकर यहाँ पे आपके 11 हो जाती हैं, जो कि मूल आपके स्वर होते हैं। अब आपका प्लुत स्वर आता है, इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। इसको गिनती में नहीं गिना जाता है, इसकी गिनती जो है वो नहीं होती है। अगर इसको हम गिनने की बात करें तो इसकी गिनती जो है वो नहीं होती है। ओम या राम लिखने में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर लगता है, तो ये ज़्यादा समय लगता है, 3 मात्रा का समय लगता है ओम या राम लिखने में। अब आपका 5वां जो होता है वो अयोग वाह होता है। तो हम पढ़ चुके थे पहले, ये आपका अयोग वाह हो गया। अयोग वाह आपका क्या, किसको कहते हैं? वो अनुस्वार और विसर्ग को बोला जाता है, अयोग वाह। अन और आहा जो आपका होता है, अनुस्वार और विसर्ग, इसी को अयोग वाह आपका बोला जाता है। और इससे अनुस्वार से आपका अनुनासिक बनता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसको जो है अनुनासिक बोला जाता है, ठीक है। ये आपका अनुनासिक हो गया। और स्वर और व्यंजनों के बीच की कड़ी, जो स्वर और व्यंजन होते हैं उनके बीच की कड़ी बोला जाता है। अयोग वाह को एक और नाम से जाना जाता है, आप लोग इसको जरूर याद रखें। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में सीधे सीधे कि स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी बोला जाता है अयोग वाह को। तो ये सारी जितनी बातें आपके मैं बता रहा हूँ, ये सारे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर टॉपिक, हर एक लाइन से, हर एक जगह से आपका एक क्वेश्चन बनता है। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखें और समझें और याद जरूर रखें। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जो कुल स्वरों की संख्या होती है। तो मूल की बात कर रहे हैं, 11 होती है, सब हम देख रहे थे। हम अगर कुल स्वरों की संख्या की बात करें, क्वेश्चन आपका और आता है कि कुल स्वरों की संख्या क्या होती है। कुल स्वरों की संख्या आपकी क्या होती है? तो कुल स्वरों की संख्या आपकी 13 हो जाती है, क्योंकि 11 तो आपके मूल स्वर हो गए। मूल, दीर्घ और संयुक्त मिला के जो स्वर होते हैं वो आपके 11 हो गए, प्लस आपके 2 यहाँ पर ये बन जा रहे हैं अन और आहा, जो आपके होते हैं। आप जब पढ़ना भी शुरू करते हैं तो आ ई उ ए ऐ ओ और री,
इस तरह से आप पढ़ते हैं। जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो वहाँ पे आपको 11 के साथ 2 आपको देखने को मिले होते हैं। तो कुल स्वरों की जो संख्या अगर पूछी जाए तो आपके 13 होगी, मूल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो 11 हो जाएगी। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कन्फ्यूजिंग होता है, अक्सर पूछा जाता है आपका इसका। तो ये आपका हो गया स्वर। अब हम लोग इसके आगे हम लोग व्यंजन पढ़ेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग अगर आपको इनमें से